लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक करेंगे वो है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन जो है, पेज नंबर 11। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन से प्रोटेक्शन। किन की प्रोटेक्शन? इम्यूनिटी टू ट्रेड यूनियन, इट्स मेंबर्स एंड ऑफिस बेयरर्स। ट्रेड यूनियन, उसके मेंबर्स और उसके ऑफिस बेयरर्स, इनको प्रोटेक्शन सिविल और क्रिमिनल एक्शन से। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्रिमिनल इम्यूनिटी। क्रिमिनल एक्शन से प्रोटेक्शन कैसे मिलती है ट्रेड यूनियन, उसके मेंबर्स और ऑफिस बेयरर्स को। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के सेक्शन 17 में दिया गया है कि ट्रेड यूनियन, उसके उसके मेंबर्स और ऑफिस बेयर्स जो हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होंगे, वो जिम्मेदार नहीं होंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर्स, अगर उसके मेंबर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। फॉर फर्दरिंग ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनको, उन ऑब्जेक्ट्स को फर्दर करना, उनकी प्रोग्रेस में, उनको फॉरवर्ड करने में, उनके आगे बढ़ाने में, उन ऑब्जेक्ट्स को अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है मेंबर्स के बीच में, तो वो क्या कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर उनको लायबल नहीं माना जाएगा। एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस। इसमें एक्सेप्शन है, वो एग्रीमेंट किसी अपराध के लिए ना ही हो। तो सेक्शन 15 में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमने जैसे आपका राइट्स जो थे ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के, उसमें पढ़े थे। वो थे इस जनरल फंड्स को कैसे स्पेंड किया जाए। तो उसमें था ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंट, लाइक कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, कंपनसेशन टू मेंबर्स फॉर लॉस ऑन डिस्प्यूट। तो इन ऑब्जेक्ट्स के फर्दरेंस करना, इनको प्रोग्रेस करना, इसमें अगर कोई एक्ट किया जाता है या एग्रीमेंट किया जाता है मेंबर्स के बीच में, तो उसके लिए वह लायबल नहीं होंगे। ये हो गया क्रिमिनल इम्यूनिटी। अब आया सिविल इम्यूनिटी। सेक्शन 18 में कहा है, एनी एक्ट डन इन कंटेम्पलेशन और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ओके, अगर कोई एक्ट किया गया है ट्रेड डिस्प्यूट की कंटेम्पलेशन, उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर फर्दरेंस, उसकी प्रोग्रेस में, उसको आगे बढ़ाने में, तो उसके लिए क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन मिली हुई है ट्रेड यूनियन, उसके मेंबर्स और ऑफिस बेयरर्स को। वो किसी ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस या कंटेम्पलेशन में कोई भी एक्ट कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त है कि दे शुड बी पार्टी टू डिस्प्यूट। जो जो इस डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, इसकी पार्टी हैं, केवल वही इस एक्ट को कर सकते हैं। कोई स्ट्रेंजर हो, कोई बाहर का आदमी ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस या कंटेम्पलेशन में करेगा, तो उसको सिविल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो इसका ग्राउंड क्या है, ये इम्यूनिटी देने का? इम्यूनिटी देने का ग्राउंड ये है कि सच एक्ट इंड्यूसेस सम अदर पर्सन टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे दूसरे पर्सन, अगर किसी दूसरे आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट का किसी एम्प्लॉयर के साथ, ये उस क्या कहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। और ये इट इंटरफेयर्स विद सम अदर पर्सनस ट्रेड बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, ये दूसरे आदमी के ट्रेड बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में इंटरफेयर किया जाएगा इससे। और इट इंटरफेयर्स विद सम अदर पर्सनस राइट टू डिस्पोज कैपिटल लेबर एट विल। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं अपने पैसे खर्च कर रहा है या अपनी लेबर लगा रहा है, उस चीज़ के, उसके राइट को इंटरफेयर करेगा। तो वैसे नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये इम्यूनिटी नहीं मिले, तो जो भी व्यक्ति ऐसा कोई एक्ट करेगा तो उसके ऊपर सिविल एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर सिविल प्रोटेक्शन मिलेगी तो ये करने में उन्हें सुविधा रहेगी, वह आराम से कर सकते हैं। और ये चीज़ें करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी से क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर पे प्रेशर बन सकता है। बिना इसके एम्प्लॉयर पर प्रेशर नहीं बनेगा। इट इज़ जनरली टू प्रेशराइज फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस। अगर एम्प्लॉयर पर प्रेशर बनेगा, तभी जो वर्कमैन हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिल पाएंगी। अनलेस ऑल वर्कर्स स्टॉप्ड, जब तक सारे वर्कर्स को काम से रोका नहीं जाएगा इन स्टेप्स को करने से, तब तक क्या कहते हैं, इट इज़ हार्ड टू कंपेल एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो होगा उसको मजबूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिविल इम्यूनिटी हो गई। अब देखते हैं टॉर्टियस एक्ट। किसी टॉर्ट, कोई टॉर्ट का एक्ट जो है, उसको करने पे कोई, अगर कोई ट्रेड यूनियन है वो लायबल नहीं होगा अगर कोई टॉर्ट का एक्ट जो है उसके एजेंट द्वारा किया गया है। किस चीज़ में? इन कंटेम्पलेशन ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट के
ध्यान में रखते हुए या फिर उसको प्रोग्रेस करने में अगर किया गया है, अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो जो किया है, जो कार्य किया है उसके एजेंट ने, उसकी नॉलेज ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव को नहीं थी, या फिर उस व्यक्ति ने, उस एजेंट ने वह कार्य जो एग्जीक्यूटिव ने एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, जो निर्देश दे रखे थे, उसके उलट किया, जो निर्देश दिए थे उसके बजाय उसके उल्टे किया, और क्या कहते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव को ये नॉलेज नहीं थी, तो इस कंडीशन में ट्रेड यूनियन लायबल नहीं होगा उस एक्ट के उस एजेंट के द्वारा किए गए एक्ट के लिए। ये टॉर्टियस एक्ट से इम्यूनिटी। अगर एग्रीमेंट होता है इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड को रोकने के लिए, किसी के ट्रेड को रोकने के लिए, तो नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, शून्य माना जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वह वैल्यूलेस होता है। लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट हैविंग एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर एग्रीमेंट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कहते हैं किसी ट्रेड को रेस्ट्रेंट करता है, उसको रोकता है, तो इस इम्यूनिटी के कारण ना तो वो वॉइड होगा, ना ही वॉइडेबल होगा, ठीक है, वो शून्य नहीं होगा, उसकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन अनरजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसको यह अधिकार नहीं मिला हुआ है, उसको जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उसको ही फॉलो करना होगा। जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगर कोई एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड को रोकने के लिए होता है, तो वह वॉइड होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमने इम्यूनिटीज़ कवर कर ली। एक थी क्रिमिनल इम्यूनिटी। आपके क्रिमिनल इम्यूनिटी में हमने पढ़ लिया सेक्शन 17 में क्या कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अगर क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन, उसके मेंबर्स या ऑफिस बियरर्स लायबल नहीं है अगर वो उनके मेंबर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। सेक्शन 15 के अंडर जो ऑब्जेक्ट्स दिए रखे हैं उनकी फर्दरेंस, उनके प्रोग्रेस करने के लिए, उनकी फॉरवर्ड करने के लिए। बस एक एक्सेप्शन है कि वो किसी अपराध के लिए ना हो, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए नहीं हो। सिविल इम्यूनिटी पढ़ लिया। अगर कोई एक्ट किया जाता है ट्रेड डिस्प्यूट को फर्दर करने के लिए, उसके कंटेम्पलेशन में उसको ध्यान रखते हुए क्या कहते हैं, तो सिविल इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि ये काम किया गया है वह क्या कहते हैं जिसके द्वारा किया गया है वो डिस्प्यूट में पार्टी होनी चाहिए, कोई स्ट्रेंजर नहीं करे, स्ट्रेंजर को इम्यूनिटी नहीं मिली हुई। तो ये इम्यूनिटी दी क्यों गई है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में अगर ऐसा करेंगे तो सिविल एक्शन लिया जा सकता है, और अगर ये ऐसा नहीं किया तो क्या कहते हैं एम्प्लॉयर पे प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो एम्प्लॉयर पे प्रेशर बनाने के लिए ये सब कार्य करने ज़रूरी हैं, इसलिए ट्रेड यूनियन, उसके मेंबर्स और ऑफिस बियरर्स को ये इम्यूनिटी दी गई है। टॉर्टियस एक्ट्स के लिए इम्यूनिटी, ये ट्रेड यूनियन लायबल नहीं होगा अगर उसके किसी एजेंट ने कोई ऐसा काम किया है ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस या कंटेम्पलेशन में, अगर ये प्रूव हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव ने जो ऑर्डर दिए थे उसके क्या कहते हैं कॉन्ट्ररी उस एजेंट ने काम किया, या फिर एग्जीक्यूटिव को इस एक्ट की कोई नॉलेज ही नहीं थी। और एग्रीमेंट अगर वो करते हैं ट्रेड यूनियन, उसके मेंबर्स और ऑफिस बियरर्स, अगर इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड की रोकथाम में नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, क्या कहते हैं वो एग्रीमेंट जो होगा वॉइड हो जाएगा, क्या कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन इनको इम्यूनिटी मिली है, इसलिए यहाँ पे वो नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल, ना वॉइड होगा ना वॉइडेबल होगा। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें अगर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में अगर कोई एग्रीमेंट किया, ट्रेड की रोकथाम के लिए कोई अगर एग्रीमेंट किया, तो वो वॉइड और वॉइडेबल होगा। तो ये हो गई आपकी इम्यूनिटी। इन नोट्स की PDF जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पहुँच जाएंगे। इसमें पढ़ेंगे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।